मैं हूं स्वाति रायना। जी बिजनेस पर वक्त हो गया खबर चालीसा का, ऐसा बुलेटिन जिसमें आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और साथ ही दुनिया जहान का हाल। शुरुआत कर लेते हैं बिजनेस की खबरों के साथ। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार बिकवाली का शिकार हो गए। बाजार में आज लगातार चौथे दिन बिकवाली का दबाव रहा। यूक्रेन संकट का असर बाजार पर अभी भी कायम है। सेंसेक्स आज 57,551 पर खुला। इसने 58,141 का ऊपरी और 57,167 का निचला स्तर बनाया। कारोबार के अंत में निफ्टी 70 अंक गिरकर 17,206 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी करीब 150 अंक टूटकर 57,680 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 86 अंक चढ़कर 37,680 अंक के पार का बंद होने में यह कामयाब रहा। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 9 बढ़त में और बाकी 21 गिरावट में बंद हुए। बढ़ने वाले प्रमुख स्टॉक में विप्रो, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, मारुति, नेस्ले, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक रहे। गिरने वाले स्टॉक में एनटीपीसी, सन फार्मा, अल्ट्राटेक, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक और टीसीएस रहे। टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, एयरटेल, एशियन पेंट्स और एचडीएफसी में भी गिरावट रही। आज निफ्टी मीडिया करीब 0.3% टूटकर बंद हुआ। ईडी ने मुंबई स्थित इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर पर छापेमारी की है। खबरों के मुताबिक ईडी दिल्ली और ईडी मुंबई की टीम ने मिलकर छापेमारी की। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज ईसीआईआर के आधार पर ईडी ने इंडिया बुल्स हाउसिंग, उसके प्रमोटर समीर गहलोत और उनसे जुड़ी सभी कंपनियों पर रेड डाली। ईडी ने पालघर मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने पैसों का गबन किया और गलत तरीके से अपने ही शेयरों में निवेश किया। एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णा पर शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले हफ्ते सीबीआई ने चित्रा से पूछताछ की थी। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए सेबी के अफसरों से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात पिछले हफ्ते सेबी भवन में हुई थी। इस दौरान सीबीआई ने चित्रा से जुड़ी और जानकारियां मांगी। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने यह भी पूछा कि चित्रा ने योगी के अलावा और किस किस को गोपनीय जानकारी साझा की थी। इस बारे में सेबी ने जी बिजनेस के सवालों का जवाब नहीं दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन के दौरे पर फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में हैं। इस दौरान उन्होंने आज इंडस्ट्री के दिग्गजों से मुलाकात की और बजट के बाद की स्थितियों पर चर्चा की। आज उनकी मुलाकात स्टॉक मार्केट के दिग्गजों के साथ हुई। साथ ही ट्रेड संगठन से भी वित्त मंत्री की मुलाकात हुई। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कल अब वित्त मंत्री एफएसडीसी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में शामिल होंगी। साथ ही कल उनकी सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ भी बैठक होने वाली है। फार्म इजी की पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग्स के आईपीओ के मार्केट रेगुलेटर सेबी से उसे मंजूरी मिल गई है। एपीआई होल्डिंग्स अपने प्रस्तावित आईपीओ से 6,250 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस आईपीओ में इक्विटी शेयर जारी होंगे। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। ये कंपनी आईपीओ से मिले पैसे से मौजूदा कर्ज चुकाने के साथ ही कंपनी के फंड के लिए करेगी। आईपीओ आने से पहले एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार ने कहा कि कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि उसे अभी पूंजी की जरूरत है। कुमार ने कहा कि अगर आगे पूंजी की जरूरत महसूस होती है तो वो न सिर्फ सरकार से बल्कि सभी शेयर धारकों से मदद लेंगे। कंपनी पर सरकार के नियंत्रण के बारे में उन्होंने कहा कि संभावित निवेशकों को आईपीओ के बाद इस पर सरकारी कंट्रोल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि देश की इस सबसे बड़ी बीमा कंपनी में फैसले सरकार नहीं बल्कि उसका बोर्ड लेता है। आपको बताएं कि एलआईसी जल्द ही आईपीओ लाने जा रही है। कोरोना काल के बाद देश में फिर एक बार रोजगार बढ़ने लगे हैं। दिसंबर महीने में ईपीएफओ से 14,60,000 नए सदस्य जुड़े। दिसंबर 2020 के मुकाबले ये 16% ज्यादा है, जबकि मंथली आधार पर यह करीब 20% ज्यादा है। नवंबर में ईपीएफओ से 12,17,000 नए लोग जुड़े थे। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में दिसंबर के दौरान 8,97,000 सब्सक्राइबर्स जुड़े। ये कुल पेरोल का करीब 61% है। पेरोल डेटा के मुताबिक 22 से 25 साल के सब्सक्राइबर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। बच्चों के लिए तीसरी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ड्रग रेगुलेटर डीसीजीआई ने कोर्बेवैक्स को मंजूरी दी है।
इस वैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों को लगाया जा सकेगा। कोर्बेवैक्स एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ये 2 खुराक वाली वैक्सीन है। इससे पहले DCGI कैडिला की ज़ाइकोवी-डी और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दे चुका है। कोवैक्सीन को पहले से ही 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगाया जा रहा है। SBI ने अपने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा कि कभी भी पैसा रिसीव करने के लिए QR कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं पेमेंट रिसीव करते समय पिन डालने की भी जरूरत नहीं होती। बैंक ने कहा कि अगर आप लापरवाही करते हुए किसी के कहने पर पेमेंट रिसीव करने के लिए QR कोड स्कैन करते हुए पिन डालते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बैंक के मुताबिक इससे आपके अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है और 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। मारे गए युवक हर्षा के पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर ले जाने के वक्त एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी भी की। आपको बताएं, रविवार रात करीब 9 बजे बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि घटना की जांच जारी है। उन्होंने कहा इस मामले में कुछ सुराग मिले हैं। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री ने मृतक के परिवार वालों से मुलाकात भी की। राज्य सरकार ने जांच के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया है। इस घटना के बाद से इलाके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को कई जगहों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। सुरक्षा के चलते शिवमोगा में धारा 144 लागू की गई है। बीजेपी नेता BL संतोष ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर्षा की हत्या एंटी हिजाब प्रोटेस्ट की वजह से हुई। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज भी बहस हुई, लेकिन मामले में फैसला नहीं हो सका। मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। आज मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। इस पर AG ने जवाब दिया कि सरकार का आदेश इस संबंध में निर्णय लेने की जिम्मेदारी संस्थानों पर छोड़ देता है। AG ने कहा कि सरकार का आदेश संस्थानों को ड्रेस कोड तय करने की आजादी देता है। उनका कहना था कि राज्य का रुख ये है कि किसी धार्मिक पहचान वाले कपड़े को स्कूल में नहीं पहनना चाहिए। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व CM और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में CBI के विशेष जज SK शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। लालू प्रसाद यादव का ये सजा डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में सुनाई गई है। फिलहाल लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है। लालू समेत 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। लालू प्रसाद के वकील ने कहा कि सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है, इसलिए लालू को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है। आज यूपी में चौथे चरण का प्रचार थम गया। यूपी में चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को है, जिसमें 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। आपको बताएं कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। यूपी के चुनावी संग्राम में CM योगी ने आज हरदोई में इस जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि पहले बिजली की भी जाति और मजहब होते थे। ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी, होली दिवाली पर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि आज ऐसा भेदभाव नहीं है। CM योगी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी को समर्थन मतलब आतंकवाद और माफिया को समर्थन जैसा है। अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए योगी ने कहा कि अखिलेश ने आतंकियों के केस वापस लिए। पहले तो बिजली की भी जाति होती थी और मजहब होता था ना। याद करिए कि अगर ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में नहीं आएगी, यही होता था ना। आज तो ऐसा भेदभाव नहीं है ना। समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने देता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि आज आजम खान, मुख्तार अंसारी कहां हैं? जेल में। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने सारे माफियाओं को उत्तर प्रदेश से साफ कर दिया।
साथ ही कहा कि अखिलेश बाबू अगर फर्क देखना है तो काला चश्मा उतार दें। अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार में अपराध रिकॉर्ड स्तर पर कम हुआ, यूपी में कानून का राज लाने का काम किया गया है। मैंने एक चश्मा देखा है, पहना है ना ऐनक, पहना है या नहीं पहना है? मुझे इससे आप एकदम साफ तरीके से आर पार दिखाई देते। अखिलेश बाबू भी एक ऐनक पहनते थे, वो ऐनक में से इनको एक ग्लास से एक जाति दिखाई पड़ती है और दूसरे ग्लास से एक धर्म दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तीसरा कोई दिखाई नहीं, आप लोगों का तो नंबर ही नहीं लगना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में रोड शो के दौरान कहा कि आतंकवाद का मुद्दा फिजूल है। साथ ही प्रियंका ने कहा कि योगी सरकार ने 5 साल में कोई गवर्नेंस नहीं की, उन्होंने केवल इवेंट मैनेजमेंट ही किया। इन मुद्दों से जनता का पेट नहीं भरेगा। ऐसी बातें इसलिए की जाती हैं क्योंकि आपने 5 सालों में कोई परफॉर्मेंस, कोई गवर्नेंस नहीं की है। आपने मात्र इवेंट मैनेजमेंट किया है और ये फिजूल के मुद्दे उठाए हैं जिससे किसी का लेना देना नहीं है। जनता का पेट इन मुद्दों से नहीं भरेगा। जनता को रोजगार चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा करना है। ये जो आपने एक राशन का बोरा बांटने की जो आपने प्रक्रिया शुरू की है ना, इससे किसी का भविष्य नहीं बनने वाला है, तो जनता समझ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली के वोटरों के लिए एक मैसेज जारी किया है। उन्होंने अपने मैसेज में कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि पीएम मोदी और योगी ने किसानों की आय दोगुना करने का दावा किया था, लेकिन उनके दावे खोखले निकले। उन्होंने कहा सरकार ने लॉकडाउन में लोगों का ध्यान नहीं रखा, कोरोना काल में लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन सरकार को आपकी कोई परवाह नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने रिव्यू कार्यक्रम के दौरान 60 से ज्यादा जहाज, पनडुब्बियां और 55 विमान वाले भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा की। समंदर में अपनी ताकत और तैयारियों को दिखाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल 3 सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रपति को कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। आपको बताएं, 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का विशेष महत्व है कि इसे भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश दुनिया की बड़ी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। आइए अब देखते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार का थीम बजट 2022 से कैसे बदलेगी एजुकेशन सेक्टर की सूरत था। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के निर्माता है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को मजबूत बनाना। फ्रेंड्स, हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष्य को एम्पावर करना। आंध्र प्रदेश के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर एम गौतम रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। आज सुबह उन्हें सीने में दर्द उठा और वो बेहोश हो गए। परिवार के सदस्यों ने उन्हें हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। गौतम रेड्डी नेल्लोर जिले के आत्मगुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे। हाल ही में वो दुबई से लौटे थे और हैदराबाद में अपने घर में रह रहे थे। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,492 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 37,775 लोग रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 206 लोगों की मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि पिछले दिन के मुकाबले कोरोना के नए केसेस में 3,000 से ज्यादा की कमी देखी गई है। एक्टिव केस में भी 22% की कमी आई है। इसी के साथ भारत में रिकवरी रेट 98.28% पर है।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत की खबर है। इस हादसे में 12 लोगों की हालत गंभीर है, उनमें से कुछ की आंखों की रोशनी चली गई है। ये पूरा मामला जिले के अहरौला थाने का है। चुनाव के बीच जहरीली शराब से हुई मौतों से हाहाकार मच गया। डीएम, एसपी समेत सीनियर अफसरों की टीम अहरौला पहुंच गई। आपको बताएं, इसी साल मई महीने में जहरीली शराब से राज्य में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद जिला प्रशासन ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया था। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने इस साल मानसून के सामान्य रहने का पहला पूर्वानुमान जारी किया है। स्काईमेट के मुताबिक इस साल औसत बारिश 96 से 104% होने की संभावना है, यानी देश भर में अच्छी बारिश के आसार हैं और किसानों के लिए अच्छी खबर है। स्काईमेट के पूर्वानुमान के अनुसार पिछले 2 मानसून सीजन बैक टू बैक ला नीना से प्रेरित रहे, जो अब सिकुड़ने लगा है। अजय देवगन ने अपनी अगली फिल्म भोला की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू की अहम भूमिका होगी। इस फिल्म में अजय देवगन एक ट्रक चलाते हुए नजर आएंगे। दरअसल भोला तमिल सुपरहिट फिल्म कैथी की रीमेक है, जो एक रात की कहानी है। इस फिल्म का डायरेक्शन धर्मेंद्र शर्मा कर रहे हैं। इसके अलावा अजय देवगन सिंघम 3 में भी दिखाई देंगे। अक्षय कुमार और परेश रावल एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। खबर है कि तमिल फिल्म सुरई पोट्टरू की रीमेक में दोनों एक्टर साथ होंगे। इस फिल्म में अक्षय एक एयरफोर्स पायलट के रोल में होंगे, जो एयरफोर्स छोड़कर सबसे सस्ती एयरलाइंस शुरू करता है। परेश रावल का फिल्म में ग्रे शेड होगा। इस फिल्म को ओरिजिनल फिल्म बनाने वाली सुधा कुंगारा ही डायरेक्ट करेंगी। अभिषेक बच्चन और सयामी खेर एक बार फिर एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का नाम घूमर है और इसमें अभिषेक एक क्रिकेट कोच के रोल में नजर आएंगे, वहीं सयामी एक क्रिकेट प्लेयर के कैरेक्टर में दिखाई देंगी। इससे पहले अभिषेक और सयामी ब्रीद के 2nd सीजन में साथ काम कर चुके हैं। आपको बताएं, सयामी महाराष्ट्र की तरफ से स्टेट लेवल क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रह चुकी हैं। इस फिल्म में शबाना आजमी भी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। घूमर को आर बाल्की डायरेक्ट कर रहे हैं। अनुपम खेर स्टारर द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस बात की जानकारी खुद अनुपम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर की है। ये फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी। इसमें अनुपम खेर के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, अतुल श्रीवास्तव, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार नजर आएंगे। फिल्म को जी स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है। इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। इस साल के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बनी फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राधिका मदान, रवीना टंडन, मनोज बाजपेयी, अहान शेट्टी, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी अलग अलग अवार्ड्स दिए गए हैं। भारत 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचा है। इससे पहले टीम 3 मई 2016 को T20 रैंकिंग में नंबर 1 बनी थी। उस समय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। धोनी के बाद रोहित शर्मा ने टीम को पहले स्थान पर पहुंचाया। MS धोनी के बाद विराट कोहली को टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन वो अपनी लीडरशिप में टीम को नंबर 1 नहीं बना पाए थे। भारत के खिलाफ 24 फरवरी से शुरू हो रही 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम घोषित कर दी गई है। टीम की कमान दसुन शनाका के हाथ में है। वहीं चरित असलंका को उप कप्तान बनाया गया है। आईपीएल मेगा ऑक्शन में 10 करोड़ 75 लाख में बिकने वाले बानिंदु हसरंगा भी टीम में शामिल हैं। श्रीलंका टीम में 6 स्पिन गेंदबाजों को शामिल किया गया है। भारत के 16 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने ऑनलाइन खेले गए रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर किया है। उन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। आज सुबह खेले गए गेम में प्रागनंदा ने काले मोहरों से खेलना शुरू किया। कार्लसन को 39 चाल में ही मात दी। इस जीत के बाद प्रागनंदा 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत को 5वीं बार अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले यश धुल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करते हुए दोनों पारियों में शतक लगाए। इसी के साथ रणजी के अपने पहले मैच की दोनों पारियों में वो शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। युवा खिलाड़ी ने दिल्ली की ओर से खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ ये कामयाबी हासिल की। बीसीसीआई विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को एक पत्रकार द्वारा धमकाए जाने के मामले की जांच करेगा। दरअसल साहा ने सोशल मीडिया पर एक पत्रकार से व्हाट्सएप पर की गई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर कर आरोप लगाया था कि पत्रकार ने
उन्हें इंटरव्यू देने के लिए दबाव डाला। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी इस मामले में तुरंत जांच करने की मांग की है। पश्चिमी देशों के कूटनीतिक दबावों के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा कम नहीं हुआ। फ्रांस ने भले ही इस बात की संभावना जताई है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक कर सकते हैं, लेकिन रूस ने साफ किया कि दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगी। इस बीच खबर ये आ रही है कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ वार्ता से पहले फ्रांसीसी विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। यूक्रेन पर गहराते संकट के बीच भारत ने यहां पर रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जिन भारतीयों का यहां रहना बहुत जरूरी ना हो वो तत्काल छोड़ दें। भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी परिवार समेत भारत वापस आने के लिए कहा गया। साथ ही यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे सभी भारतीय छात्रों को भी अस्थायी तौर पर यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर छात्र हैं। चीन ने ताइवान को हथियारों की आपूर्ति करने पर 2 अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इन दोनों कंपनियों के नाम लॉकहीड मार्टिन कॉर्प और रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉर्प है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक ताइवान को $100 मिलियन के हथियार बेचने के खिलाफ यूएस की 2 कंपनियों पर कार्रवाई हुई। चीन के मुताबिक अमेरिकी कंपनियों के इस कदम ने चीन के सुरक्षा हितों को कमजोर किया। आपको पता है चीन और ताइवान के बीच दशकों से विवाद चल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से महिलाओं पर अत्याचार का ताजा मामला सामने आया है, जहां पर कांधार में तालिबानी लड़ाकों ने एक चेक पॉइंट पर भीषण गोलीबारी की। गोलीबारी में एक महिला की मौत हुई, अन्य घायल हो गई। खबरों के मुताबिक ये महिलाएं घर से सामान खरीदने के लिए निकली थी। चेक पोस्ट पर उनका रिक्शा नहीं रुकने पर तालिबानी लड़ाकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। घटना के बाद पीड़ित महिलाओं के परिवार ने काफी विरोध प्रदर्शन किया है। वो उसके शव को गवर्नर ऑफिस के बाहर लेकर बैठे और न्याय की मांग की। नेपाल के पीएम देवबा ने अमेरिका के 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विवादास्पद मिलेनियम कॉर्पोरेशन चैलेंज यानी एमसीसी परियोजना का समर्थन किया है और इसकी मंजूरी को लेकर नेपाल सरकार ने एमसीसी का मसौदा संसद में पेश किया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया। एक तरफ नेपाल के पीएम इस परियोजना को देशहित में बता रहे हैं, तो चीन हर हाल में इस परियोजना को पास होने से रोकना चाहता है और नेपाल के विपक्षी दलों को ढाल बना रहा है ताकि नेपाल सरकार विपक्ष के विरोध के आगे झुक जाए। खबर 40 में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।